कोई अपशब्द कहता है, कोई गाली सुनाता है। कोई अपशब्द कहता है, कोई गाली सुनाता है। कोई फर्जी बताता है, कोई जाली बताता है। वो बिच्छू है मैं साधु हूँ, वो बिच्छू है मैं साधु हूँ। मैं सबको प्यार करता हूँ, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। उठा के देख लो चाहे, ये तो इतिहास कहता है। उठा के देख लो चाहे, ये तो इतिहास कहता है। जो सतपथ पे चलता है, उसे बकवास बताता है। जो सतपथ पे चलता है, उसे बकवास बताता है। वो इतिहास पढ़ते हैं, मैं इतिहास लिखता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। कोई एमपी बुलाता है, कोई रियल इंडियन कहता। एक ऐसी शख्सियत जिसका डंका बिहार से लेकर दिल्ली तक बजता था। जो दिखता है वैसा होता नहीं है, पर हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा हिंदू मुस्लिम पर भारी रही है। और अभी राजनीतिक खलबली बहुत तेज है बिहार के अंदर, और खासतौर सीवान में। तो हिना साहब ने क्या बोला ओसामा के बारे में, राजनीतिक गलियारों के बारे में क्या बोल डाला और क्या कुछ कहा, वो ये सुनिए। हेलो हेलो, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? हेलो हेलो जी जी ठीक है। मैं इंडियन 24 से बोल रहे हैं जी। कैसे हैं आप? जी ठीक है। आप आरजेडी ज्वाइन किए हैं और बेटे अभी राजनीति में, औपचारिक राजनीति में आ चुके हैं आपके बेटे ओसामा जी। ओसामा जी 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 तो इस बार क्या ओसामा जी लड़ेंगे कि आप लड़ेंगे मैम विधानसभा? नहीं देखिए, वो जब आचार संहिता लगेगा उस वक्त क्लियर होगा। ओसामा जी लड़ेंगे। आरजेडी से तो पुराना रिश्ता है। हाँ हाँ, बहुत पुराना, बहुत पुराना रिश्ता है आरजेडी। और मेरे ख्याल से हिना मैम भी लड़ी थी ना शायद। हाँ हाँ, आरजेडी से ही टिकट से लड़ी थी। इस बार नहीं लड़ी थी, 2 चुनाव लड़ी, 3 चुनाव। 2 चुनाव आरजेडी से लड़ी थी। अभी लास्ट 9 वाला, 14 वाला, 19 वाला। हाँ, और ये अभी मतलब 24 में जो लड़ी थी वो निर्दलीय था। निर्दलीय लड़ी थी जी। अच्छा अच्छा, चलिए। मुझे तो कहाँ, मतलब विधानसभा कौन सा लगता है? रघुनाथपुर। रघुनाथपुर वहीं से मिलेगा ना? चलिए, विरासत संभालनी जरूरी होती है। मैं जो अभी जो सीवान की पहचान भी है, तो कहीं ना कहीं 3-4 महापुरुष है वहां पर, जिनकी वजह से पहचान अच्छी है। हाँ, ये तो है ना? तो टिकट कंफर्म है? हाँ हाँ, टिकट ये लोग बांटेंगे। कंफर्म उनका क्या है, नहीं है। वो लोग तो टिकट बांटने वालों में से, सिवान के सारे टिकट पे डिसाइडिंग पॉइंट पे यही होते हैं, यही परिवार होता है। तो आरजेडी के काफी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे। हाँ, अभी भी है, लास्ट टाइम तक रहा है, सब हमेशा रहा है। बिना मैम के परमिशन के नहीं होता है। अच्छा, सिवान का टिकट तो नहीं होता है जब तक मैडम हामी ना करते। अच्छा। तो सिवान वाले ले ज्यादातर डायरेक्ट मैडम से ही टिकट मांगते हैं, हिना मैम से। अच्छा, चलिए, हम तो चाहते हैं कि अपने कमबैक करें और अपने पिता की विरासत को ओसामा जी अच्छे से संभाले। कब आ रहे हैं आप दिल्ली? मैं आऊंगा 1 हफ्ते बाद। अभी फिर मैं आता रहता हूँ, मैं इस बार कॉल करूंगा मैं आपको।
जब भी आओ अपना पहले से मुझे एक प्लान बता दिया करो कि आप पहुंचने वाले हो कब है, तो उस हिसाब से मैं अपना शेड्यूल कर लूँ, बिल्कुल। है ना। तो फिर मुझे बताना, तो उस हिसाब से प्लान कर लूंगा जल्दी थोड़ा सा आने की, है ना। ठीक है, क्योंकि आप आए हो तो थोड़ा मिलता भी हूँ, थोड़ा चर्चा भी करेंगे, बैठेंगे और जी। बातचीत भी करते हैं, क्यों। ओके ओके। क्या करो तुम तो, मतलब लगता है राहुल गांधी से भी बड़े नेता बन गए हो हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई नेता बात तो मैं नहीं। जो बिल्कुल वास्तव में डिजर्व करते हैं, यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट, यू आर द डिजर्विंग पर्सनैलिटी ऑफ हियर। क्योंकि जिस हिसाब से आपका ट्रैक है और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, तो कन्वर्सेशन शुड बी बेटर और नाइस पर्सनैलिटी। बिल्कुल, मैं अब आता हूँ तो मैं बिल्कुल याद करता हूँ आपको। ठीक है, बैठेंगे और सही से भी बिल्कुल। पार्टी भी करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो जी अपना ध्यान ओके रखो, है ना। ओके ओके। आपने जैसे ऑडियो सुना, कितने साधारण तरीके से माँ बेटे ने बात किया। कहते हैं जिनकी जड़ों में ताकत होती है ना, जिनकी जड़ें मजबूत होती है और जो वास्तव में काबिल होते हैं, उनकी शालीनता की मिसाल है ये। प्रशांत किशोर ने क्या बोल डाला आरजेडी और जेडीयू के बारे में, क्यों पूछ लिया इतना कठिन सवाल। प्रशांत जी, आप पर आरोप है कि आप बीजेपी की बी टीम हैं और आपको कॉर्पोरेट घराने से बहुत ही अच्छा पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी फंडिंग हो रही है, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कौन बी टीम है और कौन ए टीम है, उसको तो जनता को फैसला करने दीजिए। क्या कभी आपने ये पूछा तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, अमित शाह से कि भाई आपको फंडिंग कहां से आती है, और अगर आपको फंडिंग कहीं से आती है तो क्या आप भी किसी के बी टीम हैं। कांग्रेस को दिल्ली में 6% वोट आया है, तो क्या कांग्रेस वाले भाजपा के बी टीम हैं। आप लोग कल से पूरे देश में मीडिया एनालाइज कर रही है कि कांग्रेस की वजह से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई, तो क्या कांग्रेस वाले भी बीजेपी के बी टीम हैं। तेजस्वी यादव को यहां भाजपा का डर दिखाकर मुफ्त में वोट लेने की आदत लगी हुई है, तो स्वाभाविक है कि वो घबराए हुए हैं कि भाई जनता के सामने कोई तीसरा विकल्प आ जाएगा तो उनकी राजनीतिक मुफ्तखोरी है वो खत्म हो जाएगी। मैंने जहां तक जनसुराज के पैसे को लेकर बात है, आज से नहीं पिछले 2-2.5 साल से कह रहा हूं कि पैसा उन लोगों से, उन संस्थाओं से, उन ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं जिनको पिछले 10 साल में हमने प्रोफेशनल लाइफ में मदद की है, और डंके की चोट पर ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, और सारी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि कौन लोग पैसा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या भाजपा, जिसको भी लग रहा है कि अगर कुछ गलत पैसा कोई दे रहा है तो सरकार में तो वो लोग हैं, हम लोग तो सरकार में है नहीं। आप जांच करा लीजिए, कुछ गलत हो तो जनता को बता दीजिए। अब जनता का जनाधार किसकी तरफ जाएगा और कौन बिहार पर राज करेगा। कोई अपशब्द कहता है, कोई गाली सुनाता है, कोई अपशब्द कहता है, कोई गाली सुनाता है, कोई फर्जी बताता है, कोई जाली बताता है। वो बिच्छू है मैं साधु हूँ, वो बिच्छू है मैं साधु हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। उठा के देख लो चाहे, ये तो इतिहास कहता है। उठा के देख लो चाहे, ये तो इतिहास कहता है। जो सतपथ पे चलता है, उसे बकवास बताता है। जो सतपथ पे चलता है, उसे बकवास बताता है। वो इतिहास पढ़ते हैं, मैं इतिहास लिखता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। कोई एमपी बुलाता है, कोई रियल इंडियन कह। एक ऐसी शख्सियत जिसका डंका बिहार से लेकर दिल्ली तक बजता था। जी हां, बिहार की राजनीति में खलबली होती थी, पूरा बिहार हिलता था। सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी पार्टियों में खलबली रहा करती थी। जी हां,
वो शख्स हैं मोहम्मद साबुद्दीन सिवान के। ये वो शख्स हैं जिनका डंका पूरे बिहार सहित दिल्ली में भी बजता था। ये ऐसी पर्सनैलिटी थे, ऐसी शख्सियत थे जिनकी मिसाल देना असंभव है। आज के टाइम में हर दूसरा नेता बाहुबली, दबंग, माफिया, चोर, डकैत, रैपिस्ट है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। मोहम्मद साबुद्दीन के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि बाहुबली थे, दबंग थे, फलाना थे, ढिमका थे। आज के टाइम में इस तरीके से देखा जाए तो देश में सारे नेता बिरादरी ही खत्म हो जाएगी। पर साबुद्दीन एक नेक दिल और एक अच्छे इंसान थे। वो अपने क्षेत्र में एक मसीहा के तौर पे जाने जाते थे। वो पर्सनैलिटी, वो कद्दावर नेता और इन सबों से बड़ी वो एक अच्छे इंसान हुआ करते थे। पर हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा हिंदू मुस्लिम पर भारी रही है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि गैंगस्टर या गुंडागर्दी समाप्त कर दी गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब मुसलमान नेताओं को समाप्त कर दिया गया है जो मुसलमान नेता कुछ बोला करते थे अपने समाज, अपने हित के लिए। और अब ज्यादा देश के अंदर हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। भी हिंदू धर्म के इतने नेता हैं जो माफिया हैं, बाहुबली हैं, जो डंके की चोट पर, बंदूक के नोक पर वोट लेते हैं। उनका कोई समापन नहीं हुआ है। सिर्फ मुस्लिम नेताओं को समाप्त किया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। तो मैं साबुद्दीन साहब के बारे में बता दूं, ये बहुत ही नाइस शख्सियत हुआ करते थे। जब इनके बारे में मैंने छानबीन की, प्रैक्टिकल जाना, तो हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत यही थी कि वो एक मसीहा थे। उनका राजनीति सफर 1990 से लेकर 2004 तक रहा। इस बीच वो 4 बारी सांसद और 2 बारी विधायक रह चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने निर्दलीय लड़ा और जनता ने उनको अपना भारी मतों से अपना नेता स्वीकार किया, अपना विधायक स्वीकार किया। अगर इतने बड़े मसीहा नहीं होते तो 4 बारी सांसद और 2 बारी विधायक नहीं चुने जाते। और 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी बेगम हीना साहब ने कमान संभाली और 2009, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव लड़े। तो मैं बता दूं कि राजनीति और कुछ भी असंभव नहीं होता। मोहम्मद साबुद्दीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार और आरजेडी में कुछ उतार चढ़ाव आए। इससे पहले साबुद्दीन साहब के आरजेडी में बहुत अच्छी पकड़ थी। लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी थे और बिहार चुनाव में बिहार की सत्ता पर उनका एक अच्छा खासा मुकाम हुआ करता था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार और आरजेडी में उतार चढ़ाव आए। लेकिन पिछले साल उनकी बेगम हीना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब ने दोबारा से आरजेडी ज्वाइन किया और अभी राजनीतिक खलबली बहुत तेज है बिहार के अंदर और खासतौर सीवान में। तो हीना साहब ने क्या बोला ओसामा के बारे में, राजनीतिक गलियारों के बारे में क्या बोल डाला और क्या कुछ कहा, वो ये सुनिए। हेलो हेलो, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? हेलो हेलो जी जी, ठीक है। मैं इंडियन 24 से बोल रहे हैं जी। कैसे हैं आप? जी ठीक है। आप आरजेडी ज्वाइन किए हैं और बेटे अभी राजनीति में, औपचारिक राजनीति में आ चुके हैं आपके बेटे ओसामा जी। जी जी। तो इस बार क्या ओसामा जी लड़ेंगे कि आप लड़ेंगे मैम विधानसभा? नहीं, देखिए वो जब आचार संहिता लगेगा उस वक्त क्लियर होगा। ओसामा जी लड़ेंगे? आरजेडी से तो पुराना रिश्ता है। हाँ हाँ, बहुत पुराना, बहुत पुराना रिश्ता है आरजेडी। और मेरे ख्याल से हीना मैम भी लड़ी थी ना शायद? हाँ हाँ, आरजेडी से ही टिकट से लड़ी थी। इस बार नहीं लड़ी थी, 2 चुनाव लड़ी, 3 चुनाव। 2 चुनाव आरजेडी से लड़ी थी। अभी लास्ट 9 वाला, 14 वाला, 19 वाला। हाँ, और ये अभी मतलब 24 में जो लड़ी थी वो निर्दलीय था। निर्दलीय लड़ी थी जी। अच्छा अच्छा, चलिए। मुझे तो कहाँ, मतलब विधानसभा कौन सा लगता है? रघुनाथपुर वहीं से मिलेगा ना? चलिए, विरासत संभालनी जरूरी होती है। मैं जो
अभी एक जो सीवान की पहचान भी है तो कहीं ना कहीं 3-4 महापुरुष है वहां पर जिनकी वजह से पहचान अच्छी हाँ ये तो है ना? हम्म। तो टिकट कंफर्म है? हाँ हाँ, टिकट ये लोग बांटेंगे, फॉर्म उनका क्या है नहीं है, वो लोग तो टिकट बांटने वालों में से हैं। सिवान के सारे टिकट पे डिसाइडिंग पॉइंट पे यही होते हैं, यही परिवार होता है। तो आरजेडी के काफी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे। हाँ अभी भी है, लास्ट टाइम तक रहा है, सब हमेशा रहा है, बिना मैम के परमिशन के नहीं होता है। अच्छा, सिवान का टिकट तो नहीं होता है जब तक मैडम हामी ना बढ़ करते। अच्छा। तो सिवान वाले ले ज्यादातर डायरेक्ट मैडम से ही टिकट मांगते हैं। हिना मैम से? अच्छा, चलिए हम तो चाहते हैं कि अपने कमबैक करें और अपने पिता की विरासत को ओसामा जी अच्छे से संभाले। कब आ रहे हैं आप दिल्ली? मैं आऊंगा 1 हफ्ते बाद। अरे फिर मैं आता रहता हूँ, मैं एक बार कॉल करूंगा मैं आपको। जब भी आओ अपना पहले से मुझे एक प्लान बता दिया करो कि आप पहुंचने वाले हो कब है, तो उस हिसाब से मैं अपना शेड्यूल कर लूँ, बिल्कुल, है ना? तो फिर मुझे बताना तो उस हिसाब से प्लान कर लूंगा जल्दी थोड़ा सा आने की, है ना? ठीक है, क्योंकि आप आए हो तो थोड़ा मिलता भी हूँ, थोड़ा चर्चा भी करेंगे, बैठेंगे और जी, बातचीत भी करते हैं। क्यों? ओके ओके। क्या करो तुम तो मतलब लगता है राहुल गांधी से भी बड़े नेता बन गए हो हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी मैं बात तो तुम्हें नहीं, जो बिल्कुल वास्तव में डिजर्व करते हैं, यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट, यू आर द डिजर्विंग पर्सनैलिटी ऑफ हियर। क्योंकि जिस हिसाब से आपका ट्रैक है और जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, तो कन्वर्सेशन शुड बी बेटर और नाइस पर्सनैलिटी। बिल्कुल, मैं अब आता हूँ तो मैं बिल्कुल याद करता हूँ आपको। ठीक है, बैठेंगे और सही से फिर बिल्कुल। पार्टी भी करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो जी, अपन ध्यान ओके रखो, है ना? ओके। ओके। आपने जैसे ऑडियो सुना, कितने साधारण तरीके से माँ बेटे ने बात किया, जबकि आज के जमाने में जिनका कोई पद भी नहीं होता राजनीतिक गलियारों के अंदर, 4-10 बॉडीगार्ड ले लिया, स्मगलिंग का पैसा ले रहे हैं, 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं, 4 बॉडीगार्ड रख लिया, 4 पीए रख लिया, इधर रख लिया, उनके भाव नहीं मिलते। वो नीचे की तरफ देखते भी नहीं है, गरीबों को झांकते भी नहीं है, और रील बनाया, फोटो बनाया और झूठी मीडिया कर ली और सोशल मीडिया पर अपने आप को बढ़ चढ़कर नेता बता दिया। कहते हैं जिनकी जड़ों में ताकत होती है ना, जिनकी जड़ें मजबूत होती है और जो वास्तव में काबिल होते हैं, उनकी शालीनता की मिसाल है ये। प्रशांत किशोर ने क्या बोल डाला आरजेडी और जेडीयू के बारे में, क्यों पूछ लिया इतना कठिन सवाल? प्रशांत जी, आप पर आरोप है कि आप बीजेपी की बी टीम हैं और आपको कॉर्पोरेट घराने से बहुत ही अच्छा पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी फंडिंग हो रही है, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? कौन बी टीम है और कौन ए टीम है उसको तो जनता को फैसला करने दीजिए। क्या कभी आपने ये पूछा तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से, अमित शाह से कि भाई आपको फंडिंग कहां से आती है? और अगर आपको फंडिंग कहीं से आती है तो क्या आप भी किसी के बी टीम हैं? कांग्रेस को दिल्ली में 6% वोट आया है, तो क्या कांग्रेस वाले भाजपा के बी टीम हैं? आप लोग कल से पूरे देश में मीडिया एनालाइज कर रही है कि कांग्रेस की वजह से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी हार गई, तो क्या कांग्रेस वाले भी बीजेपी के बी टीम हैं? तेजस्वी यादव को यहां भाजपा का डर दिखाकर मुफ्त में वोट लेने की आदत लगी हुई है, तो स्वाभाविक है कि वो घबराए हुए हैं कि भाई जनता के सामने कोई तीसरा विकल्प आ जाएगा तो उनकी राजनीतिक मुफ्तखोरी है वो खत्म हो जाएगी। मैंने जहां तक जनसुराज के पैसे को लेकर बात है, आज से नहीं पिछले 2-2.5 साल से कह रहा हूं कि पैसा उन लोगों से, उन संस्थाओं से, उन ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं जिनको पिछले 10 साल में हमने प्रोफेशनल लाइफ में मदद की है, और डंके की चोट पर ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, और सारी जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि कौन लोग पैसा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या भाजपा, जिसको भी लग रहा है कि अगर कुछ गलत पैसा कोई दे रहा है तो सरकार में तो वो लोग हैं, हम लोग तो सरकार में है नहीं। आप जांच करा लीजिए, कुछ गलत हो तो जनता को बता दीजिए। आपने 2 ऑडियो सुना, एक हिना साहब की, दूसरी प्रशांत किशोर की। दोनों में कितनी क्या क्या बातें बोली, क्या क्या कहा। इस वजह से बिहार की राजनीति अब गर्मा गई है, बिहार की राजनीति में खलबली रहती है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, जनता का जनाधार किसकी तरफ जाएगा और कौन बिहार पर राज करेगा। ये अभी गठबंधन बन चुके हैं, सभी पार्टी गठबंधन में लड़ाई लड़ रही हैं, पर मैं कह देता हूं
बिहार की जनता हो या कहीं की भी जनता हो, अगर इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी अगर इंडिविजुअल चुनाव लड़ती है सहयोगी दलों को हटाकर, तो वो ज्यादा भारी बहुमत से जीतेगी और बहुत अच्छे आंकड़े उनके पास आएंगे। आरजेडी के सहयोगी दल हैं जो, वो आरजेडी का पूरा खेला बिगाड़ सकते हैं बिहार के अंदर। यह बात समझना होगा बड़ी पार्टियों को, चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो। सभी लोकल पार्टियां जिस जिस राज्य में है ना, वहां गठबंधन की कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है और ना ही देना भी चाहिए, क्योंकि जनता आपको मानती है, ना कि नेशनल लीडरशिप को मानती है। तो जिस तरह से अभी हिना जी, प्रशांत किशोर ने अपने बेबाकी से जवाब देते हैं, बेबाकी के साथ जनता के सामने आते हैं, अपनी राय रखते हैं, और इन पर दिल्ली की निगाह है कि सारी मीडिया, दिल्ली की सरकार बिहार पर अपना अब ध्यान केंद्रित कर चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी किसकी बनेगी सरकार और कौन रह जाएगा पीछे। जय हिंद, भारत माता की जय।